जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एडिटोरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स, अभी आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा भर्ती आने वाली है और इसी के रिगार्डिंग हम बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है एडिटोरिया करंट अफेयर का, ठीक है, एडिटोरिया का, ठीक है। तो बिहार दरोगा के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1806 भर्ती की बात चल रही है। अब देखिए कब तक आती है, क्योंकि बहुत दिनों से बात हो रही थी कि 1806 भर्ती आने वाली है। अभी तक इसका रोस्टर ही जारी हुआ है, नोटिफिकेशन की अभी तक बात चल ही रही है। तो आप अपनी तैयारी को कंठस्थ रखें। क्लियर। ये जो क्लासेज हैं आपकी, ये मैं बता देता हूँ 10-10 क्वेश्चन की क्लासेज होंगी आपकी, ठीक है। ये एक टाइप का आपके लिए सेट है कि आप 10 क्वेश्चन कीजिए एक टाइम पे, फिर दूसरे टाइम पे 10 क्वेश्चन। लेकिन 10 क्वेश्चन का मैं आपको थ्योरी वाइज पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये नहीं कि पहला का ए दूसरे का बी, नहीं, उसमें हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, क्वेश्चन को डिस्कशन ज़्यादा करना है और अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौनिक तथा पैपलवाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? सौनिक तथा पैपलावाद शाखाएं किस वेद से संबंधित हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सौनिक और जो पैपलावाद शाखाएं हैं ये आपके अथर्ववेद से संबंधित हैं, या हम कह सकते हैं कि ये अथर्ववेद की महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। अथर्ववेद की रचना ऋषि द्वारा की गई थी। जो अथर्ववेद है इनकी जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी? ऋषि के द्वारा, ठीक है। और अगर हम और कुछ बात करें तो इस वेद में, ये जो अथर्ववेद है, इसमें टोटल आपके 731 मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं और 6000 आपके पग हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। औषधि का उल्लेख सबसे पहले आपका अथर्ववेद में, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि जो औषधि होते हैं, औषधि, उनका सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला था? हमें अथर्ववेद में ही किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में मनुष्यों के विचार और अंधविश्वासों का भी विवरण मिला है। तो अगर हम विचार की बात करें या फिर अंधविश्वास की बात करें, अंधविश्वास, तो इसका भी जो विवरण है यह हमें अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद में आपको करुओं, अथर्ववेद में जो परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें सभा और समिति को भी, सभा और समिति का भी इसमें ध्यान रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा, सभा एवं समिति, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले जो प्रयास है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलहन के द्वारा। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? चाणक्य थे। तो एक सेकंड में, तो सबसे पहले हम इनके बारे में ही बात कर लेते हैं, कलहन के बारे में। जो आपकी राज तरंगिणी पुस्तक है, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं आपके कलहन, ठीक है। बाकी चाणक्य की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक में इन्होंने 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों को विभाजित किया था। क्लियर। अगर हम बात करें पाणिनि जी की, तो इन्होंने अष्टाध्यायी, मैं लिख देता हूं, अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उनके लेखक पाणिनि जी थे। क्लियर। और आगे बढ़े, लिपि शब्द को पहली बार प्रयोग जो था वह अष्टधाई पुस्तक में ही किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बाकी अगर इस पुस्तक की हम बात करें, राजतरंगिणी पुस्तक, तो ये पुस्तक कल्हण जी के द्वारा लिखा गया था और इस पुस्तक में कश्मीर के जो शासक थे उनका उल्लेख किया गया है। किसका? कश्मीर के जो शासक थे उनका उल्लेख किया गया है इस कल्हण पुस्तक में। तो आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? कल्हण जी के द्वारा किया गया था। कल्हण जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपकी राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के शासक के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पाणिनि जी थे इन्होंने अष्टधामी पुस्तक लिखी थी और चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। क्लियर। मनके बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मनके बनाने वाले जो कारखाने हैं उनका साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बताइए कि ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल और चहुंदोड़ो। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सबसे पहले खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी आपकी 1921 में। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। दयाराम साहनी जी के द्वारा, मैं डीएस लिख दे रहा हूं, दयाराम साहनी जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। इस सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आपकी कांस्य, एक मिनट, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। और मिट्टी से बने हल का प्रमाण भी हमें यहां से मिला है। तो याद रखिएगा, मनके बनाने वाले कारखाने लोथल और चहुंदाड़ो। ठीक है। मनके बनाने वाले जो कारखाने हैं उनका प्रमाण हमें इन दो जगह से मिलता है। अग्निकुंड का जो प्रमाण है हमें वह लोथल और कालीबंगन से मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे तो इसका याद रखिएगा, क्या? अग्निकुंड। ठीक है। अग्निकुंड आप याद रखिएगा, लोथल और कालीबंगन। ठीक है। बाकी जो नृत्य की कांस्य मूर्ति का प्रमाण है वह हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। जो नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति थी ना, कांस्य की मूर्ति, यह हमें कहाँ से इसका प्रमाण मिलता है? मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। बाकी मिट्टी से बने जो हल है इनका प्रमाण हमें बनावली से मिलता है। मिट्टी, जो आपके मिट्टी के बने जो हल हैं, हल ये आपको बनावली से मिलता है। क्लियर। तो मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके समझा दी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूप जो होते थे इनको कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। कौन कौन से हैं? मैं नाम लिख देता हूं। पहला है आपका अवशेष स्तूप। दूसरा है वस्तु स्तूप। तीसरा है स्मारक स्तूप। चौथा है आपका प्रतीकात्मक स्तूप और पांचवा है आपका मन्नत स्तूप। तो अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सांची का स्तूप जो है वो प्रसिद्ध था। तो अशोक द्वारा जो निर्मित स्तूप थे ना उनमें जो सांची का स्तूप था वो प्रसिद्ध था। बाकी बौद्ध धर्म के परंपरा के अनुसार आपको स्तूपों को 5
श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बहमनी, ऑप्शन नंबर सी, 3047 ईस्वी में। ठीक है, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो बहमन राज्य की स्थापना 3047 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह, क्या नाम था? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुका ने की थी। तो अगर आपसे विजयनगर का पूछते, एक मिनट, विजयनगर का अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा 1336 किसने किया था? हरिहर एवं बुका ने। ठीक है, अब ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो देखिए, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 में। किसने किया था? मैंने आपको बता दिया, अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक, विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुका ने। और ब्राह्मणों से जो जजिया कर की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने का प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था ये ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला करता था। ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ इसमें, हाँ, और एक चीज़ और है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रभु सूरी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभु सूरी को किसी ने अपने दरबार में सम्मानित किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रभु सूरी को अपने दरबार में सम्मानित किया था। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। विजयनगर 1336 में स्थापना हुई थी हरिहर और बुका के द्वारा। और स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी, अलाउद्दीन बहमन शाह के ने की थी। ठीक है, और रेहाला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे ये पूछ दे तो याद रखिएगा, रेहाला जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में क्या चीजें थी? तो इस पुस्तक में जो बिन तुगलक है उसके समय जो घटनाएं हुई थी, ये पुस्तक में जो आपका बिन तुगलक के समय जो घटनाएं थी उनका उल्लेख किया गया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? महाराणा प्रताप जो थे उनके हाथी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। महाराणा प्रताप जी की जो मृत्यु है, महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। इनके घोड़े का नाम चेतक था। ये घोड़े का नाम हॉर्स, और हाथी का नाम राम प्रसाद था। याद रखिएगा, इनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। ठीक है, और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में,
उसमें अकबर की विजय हो गई थी और ये 1576 18 जून को हुआ था। तो हल्दी घाटी का अगर आपसे युद्ध पूछते, हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1576। ठीक है, 1576 याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़ थी। अगर आपसे पूछ दे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस टाइम पे महाराणा प्रताप जी की जो राजधानी थी ये कहाँ थी, तो याद रखिएगा ये राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैरोवाल की संधि किस वर्ष की गई थी? भैरोवाल की संधि किस वर्ष की गई थी? तो भैरोवाल की संधि 1846 में की गई थी। ऑप्शन में 1846 तो चारों दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका दिसंबर में की गई थी। तो भैरोवाल की संधि जो थी वह दिसंबर में की गई थी, आपकी 22 दिसंबर 1846 में। भैरोवाल की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये आपकी अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। अंग्रेज और आपके सिखों के बीच में संधि हुई थी। और लाहौर की जो संधि थी वह 9 मार्च को हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। पहला जो एंग्लो सिख युद्ध है ये आपका 1845 से 1846 में हुआ था, और दूसरा जो एंग्लो सिख युद्ध है आपका ये आपका 1849 में हुआ था। ये सब मैंने एनसीईआरटी क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है, तो कृपया करके इस क्लासेस को भी फॉलो कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। क्लियर? क्योंकि आप जब तक ये क्लासेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा फॉलो कीजिए। बाकी अगर हम बात करें तो अमृतसर की जो संधि थी ये आपके 1806 में हुई थी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अमृतसर की जो संधि थी ये 1806 में हुई थी। बैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई थी। और 1849 की घोषणा के बाद जो संपूर्ण पंजाब था, आपका जो संपूर्ण पंजाब है, पंजाब, इसका विलय हो गया था किसमें? अंग्रेजी राज्य में। ठीक है, तो 1849 की घोषणा के बाद जो संपूर्ण पंजाब था उसका विलय हो गया था अंग्रेजों में, अंग्रेजी राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा के निम्न में से क्या शामिल था? तो 1911 में जो दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी उनमें से निम्न में से क्या लागू था? ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो उस टाइम पे कौन था? हॉर्डिंग। ठीक है, आगे नाम आप लगा लीजिएगा, हॉर्डिंग। तो हॉर्डिंग की अध्यक्षता, ये क्या था? अध्यक्ष था। हॉर्डिंग की अध्यक्षता में दिल्ली दरबार, भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। तो सबसे पहला बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, ये बात सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी आपका सही है। बाकी दिल्ली दरबार में ही आपका जो राजधानी था, आपकी जो कैपिटल थी, इसको कोलकाता से शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ? दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली दरबार के जो आयोजन थे इनमें इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम तथा मैरी का स्वागत किया गया था। तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम और मैरी, इसका स्वागत करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये इंग्लैंड के सम्राट थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो बताइए, सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हृदय नाथ कंजरू जी ने। ठीक है, हृदय नाथ कंजरू जी ने सेवा समिति की स्थापना कहाँ पे की थी आपकी? तो इलाहाबाद में। अभी प्रयाग बोलते हैं,
इलाहाबाद में, ठीक है। और हाँ, और अगर हम बात करें अमित्य सभा की स्थापना, तो अगर आपसे पूछ दे कि अमित्य सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। ये भी थोड़ा याद रखिएगा चीज़ें। 1815 किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अमित्य सभा, किसने, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में अमित्य सभा की स्थापना की गई थी। इंडियन लीग की अगर बात करें, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन लीग की स्थापना किया गया था, मैं यहाँ लिखता हूँ, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी, और ये सीसर कुमार घोष, ठीक है, सीसर कुमार घोष, सीसर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में। 1815 अमित्य लीग की स्थापना राजा राम मोहन राय। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कंजरू जी, इलाहाबाद, याद रखिएगा। और बाकी इसमें हिंदू धर्म सभा, अगर इसकी हम बात करें, हिंदू धर्म सभा की, हिंदू धर्म सभा, तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1830 में, और ये किसके द्वारा किया गया था, राधाकांत देव के। तो राधा कांत देव, तो देखिए हमने यहाँ से कितने, मैं फिर से इसको बताता हूँ, हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 राधाकांत देव ने। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद हृदयकांत कंजरू जी के द्वारा, ठीक है, क्लियर। बाकी इंडियन लीग मैंने बता दिया, इंडियन लीग की स्थापना 1875 सीसर कुमार घोष के द्वारा। 1815 अमित्य लीग की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, और हिंदू धर्म सभा की 1830 राधाकांत देव जी के द्वारा। तो हमने 1 2 3 4 सभाओं के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। एक और था इसमें, कहाँ बता दूं आपको, एक और है शारदा सदन, ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किया गया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, रामाबाई के द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, रामाबाई जी के द्वारा 1889 में शारदा सदन की स्थापना की गई थी। इसीलिए मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको 5-7 क्वेश्चन मिले, तो टोटल हम 50 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। क्लियर, आपको चीज़ें समझ आ गई। अब मैं हटा देता हूँ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करें, चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, सही सुमेलित नहीं है, तो चौसा का युद्ध 1539 सही है। कोलेचल का युद्ध 1741 ये भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ये भी आपका सही है। रूहेला का युद्ध जो है ये गलत है आपका, जो रूहेला का युद्ध है ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर हम आपसे कुछ और युद्ध की बात करें, जैसे चंदेरी का युद्ध, तो ये 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। कन्नौज का युद्ध आपका यहाँ दिया नहीं है, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध ये भी नहीं दिया है, जो इम्पोर्टेंट है आपका। बक्सर का युद्ध 1764 में आपका हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो था वो 1529 में हुआ था। चंदवार का युद्ध का युद्ध आपका लमसम 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था। तालीकोटा का युद्ध
तालीकोटा का जो युद्ध है वो आपका 1565 में हुआ था। और खुर्दा का युद्ध आपका हुआ था 1795, ये बता ही चुका हूँ मैं। रूहाला का जो युद्ध है ये आपका 1772 में नहीं हुआ था। ये युद्ध आपका हुआ था, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिए, ये आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला प्रैक्टिस सेट की क्लासेस आज मैंने शुरू किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने आंसर और थॉट्स को रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।